नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 7 तक पढ़ लिया था। भाग 7 में आपने डीएनए के पूरकता के बारे में जाना। आपने जाना डीएनए 2 प्रकार का होता है, रेखाकार और वृत्ताकार। फिर आपने जाना कि डीएनए के 5 स्वरूप होते हैं, ए बी सी डी और जेड डीएनए। फिर आपने जाना डीएनए में सक्रिय भाग को क्या कहते हैं, निष्क्रिय भाग को क्या कहते हैं। फिर आपने जाना डीएनए के कार्य क्या होते हैं, और आखिरी में आपने जाना कि डीएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस किस प्रकार से होता है। साथ ही आपने डीएनए और आरएनए में अंतर के बारे में पढ़ा था भाग 7 के अंतर्गत। अब आते हैं भाग 8 में, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, जो कि होगा डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 7 में क्वेश्चन किए गए थे उनके आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था कि वृत्ताकार डीएनए किन जीवों में पाया जाता है। तो वृत्ताकार डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल वाली जीवों में पाया जाता है, अर्थात जीवाणुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि यूकैरियोटिक कोशिका की किस कोशिकांग में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि कौन सा डीएनए वामावर्त कुंडलित होता है। तो बताए थे जेड डीएनए एक इकलौता डीएनए है जो वामावर्त कुंडलित होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि बी डीएनए में एक पिच की दूरी कितनी होती है। तो बी डीएनए में एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं समान नहीं होती बल्कि एक दूसरे की पूरक होती हैं। इसके 2 कारण बताइए। तो पहला कारण तो ये कि डीएनए का व्यास कम होता है, जिसकी वजह से उसमें केवल एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन ही फिट बैठेगा। और दूसरा कारण ये कि एक प्यूरिन यानी हाइड्रोजन दाता और एक पिरिमिडिन जिसका हाइड्रोजन ग्राही कह सकते हैं, उन दोनों में एक विशिष्ट संबंध होता है जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन ही फिट बैठते हैं। ये 2 कारण थे जिसकी वजह से डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला समान ना होकर पूरक होती हैं। आखिरी क्वेश्चन किया गया था कि प्लाज्मिड क्या होता है और कहाँ पर पाया जाता है। तो याद रखेंगे गुणसूत्र के अलावा वृत्ताकार डीएनए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में या जीवाणुओं में। ये थे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपसे भाग 7 में पूछे गए थे। अब आते हैं हम भाग 8 के टॉपिक पर, जो कि है डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। तो यहाँ पर पढ़ने से पहले हम कुछ बातें व्हाइट बोर्ड पर करेंगे। आइए, मैंने आपको बताया था कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उन नाइट्रोजन क्षार युग्मों के मध्य कितनी दूरी होती है, 0.34 नैनोमीटर। ये एक क्षार युग्म है। मान लो एडेनिन है, इधर थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। ये है ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। तो डीएनए में 2 क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। और आपको पता है कि इसके द्वारा हम डीएनए की लंबाई बता सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज फिर से इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार को की संख्या पता हो तो हम डीएनए की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर डीएनए में 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था। डीएनए की लंबाई बराबर नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या गुणे 2 क्षार युग्मों के मध्य दूरी। हम डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं अगर हमें नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या पता हो। मनुष्य की बात करें तो
आपको पता है कि मनुष्य की कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है, द्विगुणित। मनुष्य की कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित, यानी 2n, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। अगर हम मनुष्य की अगुणित कोशिका की बात करें, द्विगुणित कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगुणित कोशिका की बात करें, ये सब मैंने बताया है अगुणित द्विगुणित क्या होते हैं। अगुणित कोशिका में 23 गुणसूत्र होंगे। द्विगुणित का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी किसी जीव में एक कोशिका के अंदर जितनी गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। तो मनुष्य में एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाई जाती है, जिसे हम द्विगुणित अवस्था कहते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2n बराबर 46। अब इसी का आधा को हम कहते हैं अगुणित, यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आधा 46 का आधा कितना हुआ? 23 गुणसूत्र, इसे हम कहते हैं अगुणित अवस्था। आपने पढ़ा है दोनों चीज़ें कि मनुष्य के अगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी होती है, बस इसी कारण मैं इसको बता रहा हूँ। आपने पढ़ा है कि मनुष्य में की कोशिका में अगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या, नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी होती है? पढ़ा है आपने, बताएं हम 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, बताए है ना। मनुष्य के डीएनए में, अगुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये होता है मनुष्य के अगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या इतनी है, यानी इतने नाइट्रोजन क्षार मिलकर 23 गुणसूत्र बनाते हैं। बातें क्लियर हो गई? 23 गुणसूत्र में कुल नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी हुई? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, क्योंकि बोला गया था, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि मनुष्य की अगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या 3.3 इंटू 10⁹ है, और अगुणित संख्या कितनी गुणसूत्र बनाती है? 23 गुणसूत्र, यानी 23 गुणसूत्र में, पॉइंट मत समझिएगा इसको, 23 गुणसूत्र में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब बताइए 23 गुणसूत्र में इतने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो 23 दूना 46 होता है। तो अगर हम इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 इंटू 6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। यानी मनुष्य के द्विगुणित डीएनए, या कह सकते हैं 46 गुणसूत्र में कुल कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ क्लियर है बात? मनुष्य की एक कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। इस अवस्था को कहते हैं द्विगुणित अवस्था, 46 गुणसूत्र। मनुष्य के अगुणित कोशिका में कितने, अगुणित कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। और आपको पता है कि अगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या इतनी होती है, तो द्विगुणित में कितना होगा? 2 से गुणा कर दीजिए भाई। 23 गुणसूत्र में 3.3 गुणित 10⁹ नाइट्रोजन क्षार हैं, तो 46 में इसका दुगना नहीं हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब इस आधार पर हमें पता चल गया कि मनुष्य में एक कोशिका में उपस्थित डीएनए में कुल इतने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो क्या मनुष्य की कोशिका में उपस्थित डीएनए की लंबाई नहीं निकाल पाओगे? उसी फार्मूले से निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए। डीएनए की लंबाई बराबर नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या, कितना दिया गया है? मनुष्य की एक डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या 6.6 इंटू 10⁹ है ना। 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। हमको लंबाई मीटर में निकालनी है, हमको लंबाई निकालनी है मीटर में। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो 0.34 नैनोमीटर
को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे, 10⁻⁹ मीटर गुणे 6.6 इंटू 10⁻⁹। -9 +9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻+9 है, 10⁻⁻9 है, ये कट जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो लगभग वैल्यू आएगी 2.244 मीटर। इसे 2.2 मीटर भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, इसको सॉल्व भी कराए थे, अभी और आगे दिखा देंगे। अभी जो आज का टॉपिक है उससे नीट के करीब 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन्हें अभी दिखाया जाएगा। तो ये पता चलेगा कि मनुष्य के एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, लगभग 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का बात समझिएगा। हम यहाँ से अगर लाइन खींचे ना, 1 मीटर फिर 2 मीटर, 2 मीटर इतना लंबा होता है। आप खुद सोचिए कि एक ऐसी कोशिका जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें 2.2 मीटर का डीएनए है। हालांकि वो डीएनए बहुत पतला है, वो तो नापा गया है, बहुत पतला है, वो भी सूक्ष्मदर्शीय संरचना है, तो चौंकिएगा मत, सूक्ष्मदर्शीय में भी लंबाई होती है। तो एक कोशिका में, मनुष्य की एक कोशिका में उपस्थित डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है। मनुष्य की एक कोशिका में, जिसे हम देख नहीं पाएंगे। मनुष्य की शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। लगभग कितनी कोशिका से मिलकर बना है? मनुष्य का पूरा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है। हमारा पूरा का पूरा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब आप बताइए, अगर हम पूरे शरीर की कोशिका के डीएनए की लंबाई मापेंगे तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक अंदाज़ा अगर लगाया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो साइंटिस्ट ने बताया कि मनुष्य की समस्त कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए को अगर जोड़ दिया जाए तो इतना लंबा हो जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य के 4 चक्कर लगा दो, इतना लंबा धागा बन जाएगा। डीएनए धागा ही होता है। अगर मनुष्य की समस्त कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए को जोड़ दिया जाए तो वो इतना लंबा धागा बन जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य और फिर सूर्य से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से सूर्य, फिर सूर्य से पृथ्वी, इस तरह से 4 चक्कर लगा दो, इतना लंबा होता है। ठीक, बात समझ में आई? डीएनए की लंबाई कैसे निकालेंगे, हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी बताया हूँ, एक बार फिर से मैंने बता दिया। तो बात यहाँ पर ये आती है कि एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है, और एक कोशिका जिसे हम देख नहीं पाते, नग्न आंखों से, सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो आखिर इतना लंबा डीएनए कैसे उसमें व्यवस्थित होता है? यही है टॉपिक, डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए पैकेज्ड होता है। जैसे आपने भी अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा, एक इतना बड़ा पॉलीथीन जिसको व्यवस्थित रख के इतना छोटा करके आपको नए फॉर्म में दिया जाता है। जब आप उस पॉलीथीन को खोलते हो तो फैल के इतना बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से ये डीएनए जो कि इतना लंबा है, वो एक सिंगल धागे के रूप में नहीं होता, वो पैकेज्ड होता है, कुंडलित होता है और कंडेंस होकर इतना छोटा रूप बना लेता है कि वो एक कोशिका के केंद्रक में फिट आ जाए। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि डीएनए किस प्रकार से पैकेज्ड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और किस प्रकार से पैकेज्ड होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, डीएनए एक केंद्रक के अंदर किस तरह से व्यवस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह से और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से, आइए देखते हैं। डीएनए की पैकेजिंग, आखिर कैसे केंद्रक में इतना बड़ा डीएनए फिट बैठ जाता है? तो पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको पता है कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सिंपल सा एक कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, उसके बाद सेल वॉल है
और उसके अंदर मीजोसोम संरचना पाई जाती है। उसके अंदर डीएनए इस तरह से व्यवस्थित होता है, एक ही जगह पर पाया जाता है, इस तरह से केंद्रक में, केंद्र में। केंद्रक तो पाया नहीं जाता, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता। तो उसका डीएनए उसकी कोशिका द्रव में एक स्थान पर सेंटर में केंद्रक में इस तरह से पाया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक ना होने के बावजूद भी डीएनए एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो कि ऋणावेशित होता है, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, अभी करवाएंगे, सॉल्व कराएंगे। ऋणावेशित होता है यानी निगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड। क्यों होता है, किसकी वजह से निगेटिवली चार्ज्ड होता है? तो रीज़न क्या है निगेटिव चार्ज होने का? PO4 ग्रुप का पाया जाना, फास्फेट समूह की उपस्थिति के कारण डीएनए निगेटिव चार्ज होता है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही पूछा गया था, इसी बार शायद पूछा गया था नीट में कि डीएनए कैसा होता है, ऋणात्मक आवेशित होता है, धनात्मक आवेशित होता है या उदासीन होता है? तो डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है। इसका रीज़न क्या है? डीएनए पर PO4 फास्फेट ग्रुप का पाया जाना, फास्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण डीएनए निगेटिव चार्ज होता है। आपने देखा होगा जब फिगर बना रहे थे तो दिखाए थे O निगेटिव, ऐसे दिखाया था ना, O निगेटिव, क्योंकि एक ऑक्सीजन का वैलेंसी पूरा नहीं हो पाता तो निगेटिव चार्ज हो जाता है, इसी वजह से डीएनए क्या होता है? निगेटिव होता है। तो डीएनए फास्फेट समूह की उपस्थिति के कारण डीएनए निगेटिव चार्ज होता है। अब इस डीएनए पर धनात्मक आवेशित प्रोटीन जुड़े होते हैं। अभी हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए है जो ऋणावेशित है वो धनात्मक आवेशित प्रोटीन से जुड़कर या जुड़कर एक जगह पर स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे केंद्रकाभ कहते हैं, जिसे केंद्रकाभ या इंग्लिश में न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्लियर है बात? याद करिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा जाता है, केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड किसे कहते हैं? कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तो पाया नहीं जाता, उसका डीएनए उसके कोशिका द्रव में केंद्र पर ऐसे व्यवस्थित होता है। तो उसका डीएनए धनात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ जुड़कर एक संरचना बना लेता है जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्लियर है बातें? ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसे व्यवस्थित होता है। आइए अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में थोड़ी जटिलता पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग, यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है? तो पहला तो ये बात कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है वो भी ऋणावेशित होता है। डीएनए किसी का भी हो वो ऋणावेशित ही होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, याद कर डालिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए पैकेजिंग में कुछ जटिलता होती है, जैसे धनात्मक आवेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड क्षारीय प्रोटीन, ये भी बात याद रखेंगे,
धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों का समूह, प्रोटीनों का समूह जिसे हिस्टोन कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं, पाया जाता है, पाया जाता है। अभी देखा आपने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तो पाया जाता था लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता था, वहाँ पर सामान्य प्रोटीन पाया जाता था। यूकैरियोटिक कोशिका में जटिलताएं हैं, डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है और साथ ही इनमें धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन, सब कुछ याद करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं कि क्या है डीएनए। इसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा होता है, अभी हम आगे बताएंगे, पहले इतना याद करिए। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं, पाया जाता है। हिस्टोन चूंकि प्रोटीन है, हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। तो इस हिस्टोन प्रोटीन में दो अमीनो अम्ल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्लों की अधिकता होती है। और ये दोनों अमीनो अम्ल के जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं वे भी धनात्मक होते हैं। यानी हिस्टोन प्रोटीन पूरी तरीके से धनात्मक होती है, डीएनए ऋणात्मक होती है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या जाना कि धनात्मक होती है, दूसरा क्षारीय होती है और इसमें आर्जिनिन और ग्लाइसिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, अभी बताते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या जाना? हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक आवेशित होती हैं, क्षारीय होती हैं और इनमें आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्लों की प्रचुरता होती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन कुल 5 प्रकार के होते हैं। सब कुछ ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोसोम में केवल 4 प्रकार की पाई जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोसोम में 4 प्रकार की पाई जाती हैं। अभी बताते हैं, सावधानियां बरतिएगा। हिस्टोन प्रोटीन कुल 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? H2A, H2B, H3, H4 और लास्ट में एक और H1। अभी उसको भूल जाइएगा, बस ये याद रखिए कि 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, H1। लेकिन H1 का ज़्यादा भी कोई रोल नहीं है, 4 ही हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, बस इस बात को समझिएगा। अब ये जो 4 प्रकार के हैं H2A, H2B, H3 और H4, इनके प्रत्येक के 2-2 अणु, प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक यानी हिस्टोन ऑक्टेमर बनाता है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे। H2A के 2 अणु, एक H2A ये हो गया और एक इसके पीछे 3D स्ट्रक्चर होगी,
क्योंकि हमें चारों दिखाना है। एक इसके पीछे 2 अणु हो गए, H2A के 2 अणु, H2B के 2 अणु, H2B एक पीछे, H2B हो गए। H2B के 2 अणु 1 और 2, H3 के 2 अणु, H3 एक पीछे, H3, H4 के 2 अणु, H4 और एक H4 पीछे, 2 अणु हो गए H4 के। बात को एकदम क्लियर समझिएगा। 4 प्रकार के हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4, इनके प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर 2-2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक यानी हिस्टोन ऑक्टेमर का निर्माण करते हैं। देखिए 2 अणु ये हो गए, 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 पीछे गया है चूंकि 3D स्ट्रक्चर है तो हिस्टोन ऑक्टेमर कहलाता है। 8 अणु हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 हो गए, इसलिए इसे अष्टक कहा जाता है, ऑक्टेमर कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर बन गया। इस हिस्टोन ऑक्टेमर चूंकि ये धनात्मक आवेशित है, आपको पता है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये धनात्मक आवेशित हिस्टोन ऑक्टेमर है और डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है। धनात्मक और ऋणात्मक यानी हिस्टोन ऑक्टेमर डीएनए को अट्रैक्ट करता है और डीएनए ऋणावेशित जो होता है डीएनए वो इससे आकर बंध जाता है, ऐसे लिपटा हुआ होता है चारों तरफ से। आई बात समझ में। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए निगेटिवली चार्ज है। तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों तरफ डीएनए इस तरह से रैप्ड होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लपेटा होता है, ठीक, ऐसे। इस संरचना को इस कंप्लीट संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। याद करिए, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम याद करिए। ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपटा होता है। इस संपूर्ण संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब ऐसे ही आगे और डीएनए बढ़ेगा, आगे डीएनए और बढ़ेगा, फिर आगे इसी तरीके से हिस्टोन अष्टक मिलेगा, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे हिस्टोन अष्टक मिलेगा और फिर डीएनए आगे इस पे ऐसे रैप होगा। ठीक है, पूरी डीएनए की लेंथ इसी तरीके से होती है। डीएनए पूरे लंबाई में इसी तरीके से 4 प्रकार के हिस्टोन
प्रोटीन के दो दो अणुओं जो हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं उनसे इस तरह से लिपटा होता है। तो अब ये भी क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। ये भी न्यूक्लियोसोम हो गया। तो एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण किससे होता है? हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए से। 4 प्रकार के हिस्टोन, प्रत्येक के दो दो अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक बनाते हैं और इसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है और इसी तरीके से डीएनए की पूरी लंबाई में ऐसे हिस्टोन अष्टक पाए जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम, फिर आगे ऐसे ही और मिलेगा, एक और न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम, कई सारे, पूरी डीएनए की लेंथ न्यूक्लियोसोम से बनी होती है। तो एक न्यूक्लियोसोम के बारे में आपने जान लिया। एक न्यूक्लियोसोम का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो क्या होता है? हिस्टोन, प्रोटीन। बाहर क्या होता है उसके? डीएनए होता है। और एक न्यूक्लियोसोम और 2 न्यूक्लियोसोम, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोसोम। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है, इस डीएनए को कहते हैं संयोजक डीएनए। इंग्लिश में कहते हैं लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए पर पाया जाता है एक अन्य हिस्टोन प्रोटीन जिसका नाम है H1। ठीक है, H1 का कोई रोल न्यूक्लियोसोम में नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं समझे तो। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? एक न्यूक्लियोसोम में 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, H2A, H2B, H3, H4। इसको मत इंक्लूड कर लेना न्यूक्लियोसोम में, ये न्यूक्लियोसोम से अलग है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है उसे संयोजक डीएनए, लिंकर डीएनए कहते हैं और इस पर पाया जाता है H1 हिस्टोन। इस वजह से इस हिस्टोन को लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, लिंकर हिस्टोन या संयोजक हिस्टोन भी कहते हैं। बात क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा। एक न्यूक्लियोसोम और लिंकर हिस्टोन, ये दोनों मिलकर क्रोमैटोसोम बनाते हैं, कहलाते हैं। एक न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन प्रोटीन दोनों को मिलाकर जो संरचना होती है उसे कहते हैं क्रोमैटोसोम। क्लियर है बात? क्रोमोसोम मत कह लीजिएगा, इसको क्रोमोसोम मत कह दीजिएगा वरना सारा खेल गड़बड़ कर दोगे। क्रोमोसोम अलग है, क्रोमोसोम तो गुणसूत्र है, ये कहलाता है क्रोमैटोसोम। क्या कहलाता है? क्रोमैटोसोम। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है तो आप कहोगे न्यूक्लियोसोम बराबर हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। अगर आपसे कोई पूछे क्रोमैटोसोम क्या होता है तो आप क्या बताओगे? न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर हिस्टोन या H1 हिस्टोन। क्लियर है बातें? कोई डाउट मत रखिएगा। अब मैंने आपसे क्या बताया कि एक ही डीएनए अपनी पूरी लंबाई में इसी तरीके से हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा होता है। एक चीज और बताना था, एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होती है ना, तो एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होती हैं उन पर लगभग कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो याद रखेंगे एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। याद करिए, एक न्यूक्लियोसोम पर लगभग 200 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपने देखा न्यूक्लियोसोम को, अब हम इस तरह से और न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। ठीक,
ये हो गया एक H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। एक और बनाते हैं, क्योंकि डीएनए की पूरी लेंथ में न्यूक्लियोसोम पाया जाता है। H2A, H2B, H2B, H3, H4, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। ठीक है, अब इस पे आप डीएनए को लगाते चलो। मान लो कि एक डीएनए है जो इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है। अभी जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं बस उसी लिए हमने इतना मेहनत कर दिया। अभी आप खुद महसूस करोगे उस चीज़ को। इसमें आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पूरी डीएनए की पूरी लेंथ इस तरह से होती है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरह से लिपटा होता है। जितनी डीएनए की लंबाई होती है, पूरी डीएनए की लंबाई में डीएनए चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन के ऐसे लिपटा होता है। जितना लंबा होगा, ये तो अभी हम 6 ही 7 बनाए हैं, इसके आगे और लंबा होता है। तो ध्यान रखेंगे कि इन्हीं न्यूक्लियोसोम की एक डीएनए पर ढेर सारे ऐसे न्यूक्लियोसोम की संरचनाएं होती हैं। इन पूरी संरचना को, पूरी धागे को क्रोमैटिन धागा कहते हैं। क्रोमैटिन धागा कहते हैं। क्लियर है बात? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है, और पूरे डीएनए की लंबाई में न्यूक्लियोसोम इस तरह से पाए जाते हैं। इन्हें हम क्रोमैटिन धागा कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये क्रोमैटिन धागे मोती की माला की तरीके से दिखाई देती है। मोती की माला ऐसे होती है ना, देखिए, मोती की माला के समान दिखाई पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इस संरचना को कहते हैं मोतियों की माला, यानी बीड्स ऑन स्ट्रिंग। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्रोमैटिन धागा मोतियों के माला के समान दिखाई देती है, यानी बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक दिखाई देती हैं। क्लियर है बात? यही क्रोमैटिन धागा जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है, तो यही क्रोमैटिन धागा कोशिका विभाजन के मध्यावस्था यानी मेटाफेज में यही क्रोमैटिन धागा कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में गुणसूत्र बना लेता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बना लेता है। सब बात क्लियर हो गई? देखिए, हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ डीएनए लिपटा होता है। इस संरचना को कहते हैं
न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम के साथ H1 हिस्टोन को भी इंक्लूड कर लो, तब ये क्या कहलाता है? क्रोमैटोसोम, क्रोमैटोसोम। और इस पूरी संरचना को अगर आप देखो, जो कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में कंडेंस हो जाता है, इस पूरी संरचना को जो कंडेंस हो जाता है, इस पूरी संरचना को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। जो कंडेंस होकर कैसी संरचना बनाती हैं? ऐसे। ये जो देख रहे हैं यही है गुणसूत्र, सॉरी ये डीएनए है। डीएनए हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपटे हैं, यानी क्रोमैटिन धागे हैं जो कंडेंस होके ऐसा संरचना बना लेती हैं जिसे गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, क्या क्या जाना आपने? डीएनए की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला जाना। आपने देखा कि डीएनए एक कोशिका के अंदर मनुष्य में 2.2 मीटर होता है। कितना लंबा होता है? तो इतना लंबा डीएनए आखिर कोशिका के अंदर कैसे पाया जाता है? तो डीएनए खुला हुआ नहीं होता, पैकेज होता है। तो किस तरह से पैकेज्ड होता है वो आपने जाना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस प्रकार से पैकेज होता है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है, वहां पर भी चारों तरफ से लिपटा होता है, बंधा होता है, और वहां पर, हाँ ये देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो कि ऋणावेशित होता है, धनात्मक आवेशित प्रोटीन से जुड़कर एक ही स्थान पर स्थित होता है। इसे केंद्रकाव या न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि कैसे उतना लंबा डीएनए व्यवस्थित होता है। तो इतना लंबा डीएनए प्रोटीन से जुड़कर एक जगह पर व्यवस्थित होता है, जिसे न्यूक्लियाइड या केंद्रकाव कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में थोड़ी जटिलता पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए ऋणावेशित होता है और वह धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों के समूह, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उसके चारों तरफ लिपटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो अम्लों की अधिकता होती है, यह आपने जाना। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार का होता है, H2A, H2B, H3, H4 और H1। इनमें से H2A, H2B, H3, H4 इनके प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक यानी हिस्टोन ऑक्टेमर का निर्माण करते हैं। डीएनए इसी हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ रैप्ड होता है और ये कंप्लीट संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है उसे संयोजक डीएनए कहते हैं। संयोजक डीएनए पर H1 हिस्टोन पाया जाता है, जिसे लिंकर हिस्टोन कहते हैं। न्यूक्लियोसोम और लिंकर हिस्टोन दोनों को सम्मिलित रूप से क्रोमैटोसोम कहते हैं। और ये डीएनए पूरी लंबाई में इसी तरीके से व्यवस्थित होता है। पूरी लंबाई में ये डीएनए पूरी लंबाई में ऐसे व्यवस्थित होता है और ये दिखाई पड़ता है मोतियों के माला के समान, जिसे क्रोमैटिन धागा कहते हैं। इस पूरी संरचना को क्रोमैटिन धागा कहते हैं। ये क्रोमैटिन धागा कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में, ये क्रोमैटिन धागा कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में संघनित होकर इस प्रकार से गुणसूत्र जैसी संरचना बना लेता है। सारी बातें क्लियर हो गई। यहां पर अब एक और चीज याद रखेंगे कि क्रोमैटिन धागा जब गुणसूत्र बनाती है तब उसे कुछ अन्य प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, यानी उच्चतर स्तर पर डीएनए की पैकेजिंग हेतु कुछ अन्य गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गुणसूत्रीय प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उच्चतर स्तर पर यानी गुणसूत्र बनने के लिए इनको क्रोमैटिन धागों को कुछ अन्य प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, जिसे गैर हिस्टोन गुणसूत्र प्रोटीन या इंग्लिश में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या NCP कहते हैं।
क्लियर बात। उच्चतर स्तर पर यानी गुणसूत्र बनने के लिए क्रोमैटिन धागों को अन्य प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिसे गैर हिस्टोन गुणसूत्र प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या एनसीपी कहते हैं। अब केंद्रक में ऐसा नहीं है कि ये जो गुणसूत्रीय धागे हैं वे सब एक समान पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपने भी पतंग उड़ाया होगा तो देखा होगा कि आप चरखी में धागे को लपेटते हो तो कभी कभी चरखी में जो धागा लपेट रहे हो वो तो सही है, लेकिन कभी कभी रास्ते में धागा उलझा हुआ आ जाता है। तो उसी तरीके से ये धागे भी कहीं पर ज़्यादा उलझे हुए होते हैं तो कहीं पर कम उलझे होते हैं। तो इन धागों को यानी क्रोमैटिन धागा जहाँ पर ढीला ढाला बंधा होता है, क्रोमैटिन धागे जहाँ ढीले ढाले बंधे होते हैं और हल्के अभिरंजित होते हैं, यानी कम गाढ़े दिखाई देते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो कि डीएनए का सक्रिय भाग भी होता है, यूक्रोमैटिन। केंद्रक में क्रोमैटिन धागे अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और गाढ़े अभिरंजित होते हैं, गाढ़े अभिरंजित यानी डार्क कलर के दिखाई देते हैं। तब उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। 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 क्लियर है बात? केंद्रक में क्रोमैटिन जहां पर हल्का बंधा हुआ है, इस भाग को कहते हैं यूक्रोमैटिन, जो कि हल्का अभिरंजित होता है। क्रोमैटिन बहुत ही कंडेंस्ड हैं, जो डार्क दिखाई दे रहे हैं, उसे कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर बात? बस आइए देखते हैं बुक में। सारी चीज़ें आपको बता दिया, आपने याद भी कर लिया, समझ भी लिया। अब जो चीज़ें लिखी हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर, जिसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मान लिया जाए तो एक प्रारूपीय स्तनधारी कोशिका में डीएनए की द्विकुंडली की लंबाई की गणना साधारणतः सभी क्षार युग्मों की संख्या को लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी से गुणा करने पर डीएनए की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं निम्न सूत्र द्वारा। डीएनए की लंबाई की क्या होती है? क्षार युग्मों की संख्या गुणे दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी। मानव के आगुणित जीनोम में, आगुणित मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 गुणसूत्र में, डीएनए में 3 बिलियन क्षार युग्म होते हैं। बताए थे ना, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, वही कह रहे हैं। द्विगुणित मानव कोशिका में डीएनए के में लगभग 6 बिलियन क्षार युग्म होते हैं, जो कुल 46 गुणसूत्र बनाते हैं। यानी 46 गुणसूत्र में कुल कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ ठीक। देखें, यदि मनुष्य के द्विगुणित डीएनए में 6.6 इंटू 10⁹ क्षार युग्म होते हैं, अथा दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी इतना नैनोमीटर है, तो डीएनए की लंबाई ये होगी। निकाल के बताए थे 2.244 मीटर। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी आगे आपको नीट का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद देखिए, अतः डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर के बराबर होगी। प्रत्येक मानव के शरीर में उपस्थित समस्त डीएनए श्रृंखलाओं की कुल लंबाई से पृथ्वी से सूर्य तक 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में उपस्थित जितनी भी कोशिकाएं हैं, अगर उनमें उपस्थित डीएनए को जोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी से सूर्य के 4 चक्कर लगा देंगी, इतना लंबा हो जाएगा।
इस तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में कैसे व्यवस्थित होता है? यही कह रहे हैं कि 2.2 मीटर लंबा एक डीएनए कैसे एक छोटी सी कोशिका में, जिसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, कैसे व्यवस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखोगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे इकोलाई बैक्टीरिया में, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में फैला नहीं रहता। क्यों? क्योंकि डीएनए जो ऋणात्मक आवेशित है, ऋणात्मक आवेशित होने का कारण क्या है? डीएनए पर उपस्थित फास्फेट समूह कुछ धनात्मक प्रोटीन्स से बंधकर एक जगह पर स्थित होता है, जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड कहते हैं। केंद्रकाभ में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ये बात हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब आइए देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसे व्यवस्थित होता है। यूकैरियोटिक जीवों में यह संरचना काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों का समूह, याद कर लीजिए, धनात्मक आवेशित है और दूसरा क्षारीय है। यह भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी दिखाते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन की अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन और आर्जिनिन की अधिकता होती है। ये दोनों अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। इन दोनों अमीनो अम्ल के पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन्स के 2-2 अणु व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाते हैं, जिसे हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित से सटा होता है। इस संपूर्ण संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसके बारे में अभी आपको बताए थे। अर्थात न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय भाग हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है तथा इसका धनात्मक छोर बाहर की ओर होता है तथा ये ऋणावेशित डीएनए को आकर्षित करते हैं, जिससे इनके चारों ओर डीएनए लिपटे रहता है। ठीक, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं। याद करिए, नाइट्रोजन क्षार नहीं, क्षार युग्म होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 क्षार युग्म होते हैं। अब 200 क्षार युग्म को हम नाइट्रोजन क्षारों की संख्या में बदलना चाहे तो क्या करेंगे? 200 मल्टीप्लाई कर देंगे। युग्म मतलब जोड़ा, तो टोटल नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में? 400। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म होते हैं, तब 200। अगर ऐसे पूछा जाए कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तब 400 डीएनए कुंडली होती है। 2 समीपस्थ न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए खंड संयोजक डीएनए यानी लिंकर डीएनए कहलाता है, जो आपको बताए हैं। H1 हिस्टोन संयोजक डीएनए पर जुड़ा होता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन को इसी कारण लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, जो न्यूक्लियोसोम को स्थायित्व प्रदान करता है। न्यूक्लियोसोम तथा H1 हिस्टोन प्रोटीन दोनों को सम्मिलित रूप से क्रोमैटोसोम कहते हैं। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते रहते हैं, उसे क्रोमैटिन कहते हैं, जिसे हम क्रोमैटिन धागा भी कह सकते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन मोतियों की माला की तरह से दिखाई पड़ती है, जो आपको अभी बना के दिखाए थे। मोतियों की माला जैसी संरचना क्रोमैटिन धागे आगे कुंडलित और संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्चतर पर क्रोमैटिन की पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NCP कहते हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमैटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, जिन्हें यूक्रोमैटिन कहते हैं, और क्रोमैटिन जो अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। आपके फिगर में ये संरचना दी गई है। ठीक है, ये यहीं पे दिखा देते हैं आपको। यही फिगर आपको बना के दिखाए हैं। हिस्टोन 4 प्रकार के, प्रत्येक के 2-2 अणु। देखिए H2B, यहाँ पर देखिए H2B, यहाँ पर ये बनाती हैं H2B, H2B, H2A और H2A, H3, H3, H4, H4। इस प्रकार से 4 हिस्टोन प्रोटीन के अणु मिलकर, प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक बनाते हैं और उनके चारों तरफ डीएनए इस तरह से लिपटा हुआ होता है।
और ये कंप्लीट संरचना क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है। ठीक, ये भी एक न्यूक्लियोसोम है, ये भी एक न्यूक्लियोसोम है। दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है। इन्हीं के मध्य पाया जाता है H1 हिस्टोन। ये देखिए H1 हिस्टोन, एक न्यूक्लियोसोम ये, दूसरा न्यूक्लियोसोम ये, इनके बीच में हिस्टोन प्रोटीन H1। ठीक, डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए हिस्टोन के 8 सब यूनिट, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल जिसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम फिलामेंट, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से यही संरचना क्रोमैटिन धागा मेटाफेज यानी मध्यावस्था में गुणसूत्र बना लेता है। ये था कंप्लीट बातें डीएनए के पैकेजिंग के बारे में। एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए। यदि इकोलाई डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है, इसको और ऊपर कर दें। यदि इकोलाई डीएनए की लंबाई 1.6 मिलीमीटर है तो क्या आप इकोलाई में क्षार युग्मों की संख्या की गणना कर सकते हो? इतना इजी क्वेश्चन। देखिए डीएनए की लंबाई दी गई है पहले से ही। डीएनए की लंबाई का फॉर्मूला क्या पढ़े आप? डीएनए की लंबाई बराबर नाइट्रोजन क्षारों की संख्या, नाइट्रोजन क्षारों की संख्या गुणे क्षार युग्म के मध्य दूरी, क्षार युग्म के मध्य दूरी। तो क्षार युग्म के मध्य दूरी लगभग तय रहता है 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, या 3.34 नैनोमीटर, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉन नहीं, 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पर डीएनए की लंबाई दी गई है, हमें नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या निकालना है। निकाल नहीं पाओगे। डीएनए की लंबाई कितनी दी गई है? 1.36 मिलीमीटर दी गई है। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर बताइए कितना मीटर होता है? 10⁻³ मीटर। तो 1.636 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ मीटर कर देंगे। ठीक है, तो 1.36 इंटू 10⁻³, ये क्या हो गया? मीटर में आ गया, मीटर। अब उसके बाद देखिए नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या निकालना है। मान लो ये x है, गुणे, कितना मिस्टेक होता है हमसे। क्षार युग्मों की मध्य की दूरी कितनी दी गई है? 0.34 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे, कितना आएगा? 10⁻⁹ मीटर। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर, ये नीचे चला जाएगा, 1.36 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया, बटे ये नीचे आ गया 0.34 इंटू 10⁻⁹। ये ऊपर चला जाएगा, -9 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ से चला गया। तो +9 है और -3 है, क्या हो जाएगा? 3 घट जाएगा। 1.36 इंटू 10⁻6 आएगा, 6 3 9 होता है 6। ठीक है, बटे 0.34। ये दशमलव यहाँ से हटा दो, ये दशमलव यहाँ से हटा दो, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, दोनों की तरफ से हटा सकते हो। क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 136 गुणे 10⁻6 बटा 34, काट दो, 136 34, 4 बार कर लो, 4 चौक 16, 4 3 12 1 13। ठीक है, 4 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6। क्षार युग्मों की संख्या निकल आई। क्षार युग्मों की संख्या क्या होगी? 4 इंटू 10⁻6। और यही इकोलाई में होता भी है, आपने पढ़ा भी है। तो देखा कितना आसान है। एक फार्मूला जो डीएनए की लंबाई कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन क्षारों की संख्या गुणे क्षार युग्मों के बीच की दूरी, उसी से नाइट्रोजन क्षारों की संख्या भी निकल जाएगी, लंबाई भी निकल जाएगा। क्षार युग्मों के बीच की दूरी तो पता ही होती है सबकी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसका सॉल्यूशन हालांकि मैंने यहाँ पर दिया है, बुक में दिया गया है। इकोलाई की डीएनए की लंबाई इतनी, क्षार युग्मों के बीच की दूरी इतनी, तो डीएनए की लंबाई बराबर क्षार युग्मों की संख्या गुणे 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी, इतना आया था आंसर। नेक्स्ट टॉपिक होगा डीएनए प्रतिलिपिकरण, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी हम देखते हैं
क्वेश्चंस जो नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है, अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ाए आज का, उससे नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, नीट 2021 में पूछा हुआ, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आपने पढ़ा कि न्यूक्लिक अम्ल को पढ़ लिया। ये क्वेश्चन न्यूक्लिक अम्ल के बेसिस पर ही पूछा गया था, न्यूक्लिक अम्ल के बेसिस पर ही पूछा गया था, किसी और को देखने की जरूरत नहीं थी। आपने पढ़ा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए, आपने पढ़ा डीएनए में ग्लाइकोसिडिक बंध होता है जो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारों के मध्य पाया जाता है। तो बस इसी को देख के लगा देना था। न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पे सही सुमेलित करना था। न्यूक्लिक अम्ल ग्लाइकोसिडिक बंध, सी का तीसरा। देख लो चारों में केवल एक ऑप्शन ही है जिसमें सी का तीसरा दिया गया है, वो है बी, सी का तीसरा। बाकी किसी में सी का तीसरा नहीं दिया गया है, तो इसको देखते ही लगा सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन एक टारगेट पॉइंट को देकर भी किया जाता है, इन सभी को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे निम्न में हिस्टोन के विषय में कथन गलत बताइए। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है। आपने क्या पढ़ा है हिस्टोन के बारे में? हिस्टोन धनात्मक आवेशित होता है, क्षारीय होता है, इसमें आर्जिनिन और लाइसिन की अधिकता होती है। आर्जिनिन और लाइसिन दोनों अमीनो अम्लों के पार्श्व श्रृंखलाएं धनात्मक आवेशित होती हैं, साथ ही ये क्षारीय होता है। ये सब चीज़ें पढ़ लिया। अब देख लो, हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं, सही बात है, जिसे हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं, ये पॉइंट एकदम सही है। हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होता है, पकड़ लिया। हिस्टोन क्या होता है? क्षारीय होता है, यहाँ पर अम्लीय लिख दिए हैं, यानी ये ऑप्शन गलत है, यही लगा देंगे आंसर। गलत कथन ढूंढना था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखें नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हिस्टोन H1 का केंद्रिकाव के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? हिस्टोन H1 का केंद्रिकाव के साथ क्या संबंध निर्धारित करता है? अनुलेखन हो रहा है, डीएनए प्रतिकृतियन हो रहा है, डीएनए क्रोमैटिन रेशों में संघनित है। अभी आपको बताए थे कि डीएनए क्रोमैटिन धागा बनाता है न्यूक्लियोसोम और H1 वगैरह की मदद से। तो H1 हिस्टोन अगर है तो वो क्या दर्शाता है? डीएनए क्रोमैटिन रेशों में संघनित है, ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ, हाँ जी देखिए, डीएनए के खंड कैसे होते हैं? नीट 2017 में ये भी पूछा हुआ है, डीएनए के खंड कैसे होते हैं? इसके आंसर के लिए हमको ऊपर करना पड़ेगा, याद रखेंगे डीएनए के खंड कैसे होते हैं। धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होता है, या अपने माप के अनुसार धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। तो बताइए, आपने पढ़ा है डीएनए के खंड कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो आपने अभी पढ़ा है डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित होते हैं। क्यों ऋणात्मक होते हैं? क्योंकि उस पर फास्फेट समूह होता है। क्लियर है बातें? बस इतनी क्वेश्चन आपके नीट से इस टॉपिक से आए थे। और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें इन सब से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इन सबको छोड़िएगा मत, इसी वजह से इसमें टाइम लग रहा है। तो ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा डीएनए प्रतिलिपिकरण यानी डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीएनए की लंबाई को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? दूसरा, मनुष्य की एक कोशिका में उपस्थित डीएनए की लंबाई कितनी होती है? नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? नेक्स्ट, हिस्टोन धनात्मक आवेशित होता है या ऋणात्मक आवेशित? नेक्स्ट, हिस्टोन क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन में कौन से 2 अमीनो अम्लों की प्रचुरता होती है? नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन कुल कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम में कुल कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन ऑक्टेमर किन प्रोटीन अणुओं से मिलकर बने होते हैं और कितने अणु होते हैं उनके? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटोसोम किसे कहते हैं? क्रोमैटोसोम किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटिन धागे जो ढीले ढाले बंधे होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटिन धागे जो अधिक संघनित होते हैं और गाढ़े अभिरंजित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बस इतने क्वेश्चन हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दीजिए, अपनी कॉपी में भी नोट करिए। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।